वेलकम टू एजुकेशन लाइब्रेरी। एजुकेशन लाइब्रेरी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हमने कुछ दिनों पहले गणित की पेडोलॉजी और मेन से गणित के ख़त्म किए। आज हम बाल विकास की शुरुआत कर रहे हैं। बाल विकास का श्री गणेश कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो पार्ट है बाल विकास का, प्रथम अध्याय चैप्टर जो है वो बाल विकास की अवधारणाएं के नाम से है। अब बाल विकास सबसे पहले क्या होता है, हम उसको थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा हमको कि बाल विकास, अगर मान लो आप बाल विकास पढ़ रहे हैं और वहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको ये पता होना जरूरी है कि बाल विकास का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है। तो बाल विकास है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बाल विकास की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी, कैसे हुई थी। तो आपको मैं बताता हूँ कि सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई थी बाल विकास की, पहले सबसे पहले दर्शन शास्त्र आया था। ठीक, बाल विकास जो है उसमें सबसे पहले दर्शन शास्त्र आया था। और दर्शन शास्त्र के अगर जनक की बात करें तो इनके जो जनक थे वो अरस्तु थे। फिर दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान आया था। इसकी अगर बात करें हम तो दर्शन शास्त्र से सब उसके दर्शन शास्त्र से जो उत्पन्न हुआ है दर्शन शास्त्र के जो जनक है वो अरस्तु है। और उसके उपरांत दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान आया था। और मनोविज्ञान जो आया था उनके जो जनक है वो जेम्स विलियम है। अब जो जेम्स विलियम है, मनोविज्ञान की एकमात्र शाखा बाल विकास के द्वारा दी गई। जो मनोविज्ञान है उनकी जो एक शाखा है सिर्फ बाल विकास है, जिनका हम अध्ययन करते हैं बाल विकास है। अगर इनके जो जनक है, इनकी अगर हम बात करते हैं तो जो इनके जनक है वह स्टैनली हॉल है। यहाँ पर हम अगर सबसे पहले अगर जानेंगे तो ये दर्शन शास्त्र जो है अरस्तु के जनक है। दर्शन शास्त्र से जो एक शाखा निकली है मनोविज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान तो वो मनोविज्ञान का जो क्षेत्र रहता है वो तो बहुत बड़ा रहता है, पर उनकी एक शाखा निकली हुई है बाल विकास के नाम से, जिनके जनक स्टैनली हॉल है। अब जो बाल विकास रहता है तो बाल विकास की हम अगर बात करें तो बाल विकास में एक जो बालक रहता है, ठीक, अगर मान लीजिए ये बालक है, अब इस बालक के गर्भावस्था से जीवन प्रयत्न तक होने वाला विकास को हम बाल विकास कहते हैं। अगर इसको हम अगर संक्षेप में सही से जाने, ठीक, ये तो आपकी परिभाषा हो गई, इसका अर्थ हमने जान लिया कि बाल विकास होता क्या है। अगर एक बालक की बात करें तो जो बालक मतलब जो शैशवावस्था रहती है, जन्म के समय के जो गर्भावस्था रहती है, तो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु प्रयत्न तक या जीवन प्रयत्न में जो विकास चलता है वो हम बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। और इसके अंदर भी दो शाखाएं रहती है, जिसमें दो तरीकों से यहाँ पर इसका अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले अगर बात करें तो ये जो विकास रहता है और एक अभिवृत्ति रहती है। इस प्रकार से बालकों का विकास किया जाता है। विकास जो रहता है वो आंतरिक रहता है, परंतु अभिवृत्ति रहती है वो बाहरी रहती है। ये तो हम इसको थोड़ा डिटेल से बाद में जानेंगे। अब हम इसके सबसे पहले बात करते हैं कि जो बाल विकास है, ये बाल विकास का जो अध्ययन है वो कब और किसने कहाँ पर किया था। तो बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन 1883 में स्टैनली हॉल द्वारा अमेरिका में किया था।
सर्वप्रथम अगर बात की जाए तो बाल विकास का जो अध्ययन था वो 1883 में अमेरिका में किया था। और जो स्टैनली हॉल है, ठीक, जो स्टैनली हॉल है, स्टैनली हॉल अमेरिका के निवासी थे। यहाँ तक हमने जाना कि बाल विकास का प्रथम अध्ययन 1883 में स्टैनली हॉल के द्वारा अमेरिका में किया गया था। अब अगर अमेरिका की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक शाखा बनी थी, बाल विकास अध्ययन समिति। इन समिति के आधार पर खुद के बच्चे, है ना, स्टैनली की बात कर रहे हैं हम। अक्सर प्रश्न में पूछा जाता है कि स्टैनली हॉल जो रहता है, वो जो वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक, उनके जो स्वयं के बच्चे थे, उसके ऊपर वो कितनी उम्र थी उनकी? 3.5 वर्ष करीब थी। उनकी जो 3.5 वर्ष जो करीब उम्र थी, उस पर उन्होंने अध्ययन किया था। ठीक, अब अगर विस्तृत अध्ययन की बात करें हम कि ये तो मतलब सूक्ष्म रूप में किया था स्टैनली हॉल ने, पर अगर विस्तृत तरीके की बात करें हम तो विस्तृत तरीके की अगर बात करते हैं हम तो विस्तृत तरीके की पेस्टोलॉजी ने भी स्वयं के पुत्र पर अध्ययन किया था। यहाँ तक हमने जाना। अब ये जो अध्ययन था, ये बाल विकास का अध्ययन था जो अमेरिका की बात हुई थी। अब हम अगर भारत की बात करें तो जो भारत की बात है, तो भारत में सर्वप्रथम 1930 में शुरुआत हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? अक्सर कोई यह प्रश्न पूछा जाता है कि कब और कहाँ हुई थी बाल अध्ययन की शुरुआत। तो ये जब भी हुई थी, जब कोलकाता में हुई थी। और अगर हमने यहाँ तक जाना है तो ये तो इस प्रकार की अवधारणा थी बाल विकास की। अगर बाल विकास को हम संक्षेप में अगर जाने सही से और तरीके से, तो बाल विकास में मैंने आपको परिभाषा बताई है। उस परिभाषा में जन्म से लेकर गर्भावस्था तक जो भी विकास बच्चों का होता है, उसमें बाल विकास के अंतर्गत आती है। अब बाल विकास के पार्ट बटे हुए हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पर गर्भावस्था। गर्भावस्था की बात करें तो गर्भावस्था आती है गर्भ से लेकर 280 दिन। अब या फिर जन्म तक भी कर सकते हैं इसको हम। इसके बाद में यहाँ पर शैशवावस्था आती है। शैशवावस्था की बात करें हम तो ये जन्म से लेकर जन्म से लेकर 6 वर्ष तक रहती है। अब इसके अलावा हम बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था की बात करें तो 6 से 12 वर्ष तक की इस अवस्था के बारे में बताया गया है। इसके उपरांत किशोरावस्था आती है। किशोरावस्था रहती है, ये 12 से 18 वर्ष तक आती है। अब यहाँ पर 5वें नंबर पे हम बात करें तो किशोरावस्था के बाद में यहाँ पर प्रौढ़ावस्था आती है। यह आपकी प्रौढ़ावस्था 18 से 40 वर्ष तक रहती है। अब यहाँ पर हम छठे पे बात करें तो यहाँ पर प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था आती है। यह आपकी 40 वर्ष से मृत्यु पर्यंत तक हो सकती है। तो इस प्रकार से हमने बाल विकास की जो अवधारणा है ये जाना है। आप एक बार और इस वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा हम अवधारणा के अलावा बाल विकास और अधिगम प्रभावित वाले कारक हम समझेंगे।
तो अगर हम अधिगम की बात करें तो अधिगम जो रहता है उसकी सिर्फ आपको मैं परिभाषा बताऊंगा, क्योंकि अधिगम का चैप्टर भी अलग है। अब यहाँ पे हमने समझा था कि बाल विकास क्या उदाहरण और अधिगम या अधिगम और विकास में प्रभावित होने का कारक समझेंगे। तो अधिगम की अगर परिभाषा हम समझे तो अधिगम का तात्पर्य इस प्रकार से रहता है कि अनुभव के आधार पर या फिर सामान्य स्तर पर जो भी सीखा जाए वह अधिगम कहलाता है। इस प्रकार से परिभाषा है। अब परिभाषा के अलावा हम सबसे पहले परिभाषा के साथ साथ हम यहाँ पर ये समझेंगे कि अभिवृद्धि और विकास की किस प्रकार से रहती है। यहाँ पर अभिवृद्धि किया है मैंने, विकास है यहाँ पर और अभिवृद्धि है। अब आपके स्क्रीन में एक बालक का चित्र दिख रहा होगा। वहां पर हम देखेंगे कि जो विकास रहता है और अभिवृद्धि है उसमें अंतर क्या रहता है। अगर हम विकास की बात करें तो विकास में मजबूती जो रहती है अंदरूनी तौर पर हड्डियों की अगर मजबूती, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक बालक बना हुआ है। इस बालक में यह बालक है आपका। और इसमें हम विकास और अभिवृद्धि के बारे में जाने तो इसके जैसे कि ये हड्डियां हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए ये हड्डियां हैं, है ना, ये कितनी मजबूत है। ये आपका आंतरिक अवस्था बता रहा है, पर कितनी हड्डियां हैं, मोटी है कि पतली है, इस प्रकार से यहाँ पर कितना बता रहा है, ये आपकी वृद्धि हो रही है। इसको हम बाहरी कारक में जानेंगे। अब हम बात करें यहाँ पर विकास और अभिवृद्धि के बारे में। तो विकास और अभिवृद्धि में यहाँ पर अगर अभिवृद्धि की बात करें तो अभिवृद्धि में बाहर आता है, ठीक है, बाहर आता है और वृद्धि आती है और आकार आता है। आप जैसे कि इसकी ऊंचाई अगर नाप रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर इसकी ऊंचाई है 4.5 सेंटीमीटर, तो ये जो 4.5 सेंटीमीटर है ये आपकी अभिवृद्धि कहलाएगी। आप जो नाप रहे हैं ये 4 अभिवृद्धि कहलाएगी, जिसमें आकार, चौड़ाई और लंबाई हम बता सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ बात करें तो यह जो विकास रहता है ये शारीरिक रहता है और यहाँ पर ये आंतरिक भी रहता है। इसमें अगर हम बात करें, इसके अलावा जो रहता है उसमें अगर हम बात करें तो शक्ति के अलावा या फिर शक्ति के अलावा इसको हम विकास को यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर बहुपक्षीय विकास जो रहता है यहाँ पर एक प्रकार से बहुपक्षीय रहता है, ठीक। इसके एक पक्ष नहीं रहते, अनेक पक्ष रहते हैं। इसमें आप किसी भी प्रकार से इसको नाप सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए संवेग के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, ठीक है। इस प्रकार से आप विकास को कई भागों में बांट सकते हैं, पर जो अभिवृद्धि रहती है वह एक पक्षीय रहती है ना। ये तो ठीक है, एक पक्षीय रहती है। अब अगर हम मान लीजिए इसमें दोनों को हमको कैसे यहाँ पर रिलेशन बताना है, तो इसमें हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि अगर जैसे कि ये विकास है थोड़ी देर के लिए, ठीक, विकास में यहाँ पर अभिवृद्धि ज्वाइन हो सकती है, ठीक है, विकास में अभिवृद्धि शामिल हो सकती है, परंतु अभिवृद्धि जो है उसमें विकास शामिल नहीं होता है, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि विकास में क्या अभिवृद्धि शामिल हो सकती है, तो उसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि विकास में अभिवृद्धि शामिल हो सकती है, पर अभिवृद्धि में विकास शामिल नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर हम वृद्धि और विकास के बारे में बात करेंगे कि इसका अंतर क्या क्या रहता है, और यहाँ पर परिभाषा दी है। सबसे पहले अगर हम परिभाषा की अगर बात करें हम, तो हर्लाग ने जो परिभाषा दी वह अभिवृद्धि मात्रात्मक जबकि विकास गुणात्मक है। अभी हम समझ रहे थे कि अभिवृद्धि रहती है वो मात्रात्मक होती है ना। आप अभिवृद्धि में बता सकते हैं कि कितने सेंटीमीटर हाथ की लंबाई बढ़ी है। अभी जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ
और ये जो मेरा हाथ दिख रहा है, तो आप इसको सेंटीमीटर में नाप कर आप बता सकते हैं कि इसकी जो लंबाई क्या है, और जो लंबाई रहती है वो मात्रा तक में आती है, मात्रा तक में। ठीक है, अगर लंबाई की बात करें तो मात्रा तक में आती है। इसके अलावा विकास की अगर बात करें, अगर मान लीजिए मेरा ये हाथ टूटा हुआ है, ठीक है, ये मेरा हाथ टूटा हुआ है, और इसमें इसको जो जोड़ने पर जो प्लास्टर चढ़ा हुआ है वो कितना दिनों में ठीक होगा, और जो मतलब ये जो हाथ ठीक होता है उसके जो क्रिया चलती है हाथ ठीक होने के अंदर, वो कितने दिनों में सही हो जाती है, कम समय लगता है या ज़्यादा समय लगता है, वो विकास के आधारित रहती है कि किसका विकास किस प्रकार से कितना कार्य करता है। इस प्रकार से हर्लॉक की परिभाषाएं थी। अब यहाँ पर स्किनर की बात करते हैं, विकास वंशानुक्रम है व आंतरिक क्रम है। ठीक, इसके इन्होंने विकास को वंशानुक्रम बताया है। ठीक है, और जो विकास जो रहता है वो वंशानुक्रम बताया और यहाँ पर आंतरिक क्रम बताया। और इसका यहाँ पर डिटेल से जाने तो आंतरिक जो रहता है विकास को बताया है। ठीक, यहाँ पर बाहरी कारण बताया है अभिवृद्धि को। अगर इस प्रकार से हम यहाँ पर बात करें तो आंतरिक जो रहता है उसके अंदर वंशानुक्रम में आनुवांशिक आता है। आनुवांशिक हमको किससे किससे मिलता है, माता पिता या फिर दादा दादी से प्राप्त होता है कि मंदबुद्धि माता पिता की संतान मंदबुद्धि, और ये प्रतिभाशाली माता पिता की संतान प्रतिभाशाली। इस प्रकार से यहाँ पर आनुवंशिक क्रम के हिसाब से आता है। और जो वातावरण यहाँ पर बताया कि वातावरण कहाँ से प्राप्त होता है, समाज में या फिर परिवार में। अगर मान लीजिए एक परिवार है, उसमें माता अंग्रेजी बोलती है और पिता मराठी बोलता है, तो उसका जो भाषा संप्रेषण रहता है वह किस प्रकार से चलेगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये प्रश्न बनता है, इस प्रश्न में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बाद में समझाऊंगा। अभी हम यहाँ वृद्धि और विकास में अंतर अगर बताते हैं तो यहाँ वृद्धि जो रहती है वो बाहरी रहती है, शरीर के बाहर का अंग जो भी लंबाई या चौड़ाई में बता रहे हैं तो बाहरी आता है। और आंतरिक बात करें तो आंतरिक में अगर बात करें हम तो आंतरिक इस प्रकार से रह सकता है कि उसका जो अंदरूनी हिस्सा रहता है, शरीर के अंदर का हिस्सा, वो किस प्रकार से बन रहा है। जैसे कि मान लीजिए किसी का खाना जल्दी पच जाता है, किसी का खाना कम देर से पचता है, तो वह आंतरिक गुणों का आधार पर बनता है। और अगर यहाँ पर प्रत्यक्ष की बात करें तो वृद्धि रहती है, वो आपको सीधे तरीके से दिखती है, आप देख सकते हो, पर अप्रत्यक्ष तौर पे आप किसी के विकास को डायरेक्टली नहीं देख सकते हो। बस आपको सिर्फ अदृश्य रूप से पता चलता है, कोई अगर विचारों से बता देता है कि इस प्रकार से हो रहा है तो आप मान लेते हो, पर उसके अंदर आप शरीर के अंदर झाँक कर नहीं रह सकते हो। यहाँ मात्रा तक की और गुणात्मक की बात करें तो वृद्धि जो रहती है, अभिवृद्धि रहती है, वो मात्रात्मक रहती है, आप संख्या के रूप में बता सकते हो। ठीक है, अगर मान लो किसी की हथेली में 6 उंगलियां रहती है तो आप गिन कर बता सकते हो कि कितनी उंगलियां हैं, या किसी की 5 रहती है, इस प्रकार से। परंतु जो गुणात्मक रहता है तो गुणात्मक में किस प्रकार से आई ये 6 उंगलियां, किसी के रहते हैं ना, जैसे कि मान लो कोई बालक ऐसा रहता है किसी की 6 उंगलियां निकल जाती है, किसी के 2 मुंह निकल जाते हैं, कोई चिपका हुआ रहता है, तो यहाँ पर गुणात्मक में हम इसको बता सकते हैं, परंतु हमको पता नहीं चल पाता कि कहाँ से आई, कैसे आई है। अब यहाँ पर संकुचित रहता है। अगर वृद्धि की बात करें तो वृद्धि गर्भावस्था से लेकर एक जब तक परिपक्वता नहीं आती है तब तक अभिवृद्धि चलती रहती है। अब संकुचित की बात करें हम तो ये गर्भावस्था लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलती है। ठीक है, जो अभिवृद्धि रहती है, मतलब एक ये यहाँ पर अभिवृद्धि को हम प्रौढ़ावस्था तक बता सकते हैं। उसके बाद में ये रुक जाती है। जैसे कि मान लीजिए किसी को सुनाता है और फिर वृद्धावस्था आती है तो किसी को बहुत कम सुनाता है, किसी को बहुत कम दिखता है, या फिर पाँव से चल नहीं पाता है, तो वह जो अभिवृद्धि रहती है, जो बाहर सहन करने की जो शक्ति रहती है, वो यहाँ पर प्रौढ़ावस्था में खत्म हो जाती है। परंतु जो विकास रहता है वो व्यापक रहता है। यह गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। अब आप इसमें अगर बात जानेंगे कि ये जैसे कि मान लीजिए आपको भूख लग रही है तो आपका जो पोषण चल रहा है, तो आपको अगर गर्भ में पोषण जो भूख लग रही है वो लगेगी।
ठीक है। फिर जैसे जैसे अवस्था आएगी, ठीक है, आप जब तक जीवंत रहेंगे, जब तक आपको भूख लगेगी, तो ये कहाँ पर व्यापक तौर पर विकास में रह रही है। अब आप अनिश्चित रूप से जान सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ सीड से पैर की ओर, ठीक, एक बच्चा गर्भावस्था से जन्म लेता है तो सबसे पहले अपना सिर उठाता है। सिर उठाने के बाद में वो हाथ पाँव या पैर पटकता है, हाथ पैर पटकता है, ठीक। हाथ पैर पटकने के बाद में अगर मान लीजिए यहाँ पर एक बालक है, वो यहाँ पर खिलौना है, तो वो सबसे पहले अपने हाथ इधर उधर पटकेगा, फिर चादर खींचेगा। चादर खींचने के बाद में वो जैसे जैसे पास में जाएगा तो उसको वो पकड़ेगा। इस प्रकार से सिर से पैर की ओर विकास में अनिश्चित तौर पर रहती है। अब यहाँ पर अभिवृद्धि और विकास के बारे में जाना, बाल विकास के बारे में जाना हमने। अभी हमारा इसके अंतर्गत जैसे कि विकास के विभिन्न आयाम दिया हुआ है यहाँ पर। तो जो विकास रहता है वह विकास किस प्रकार, कहाँ से कैसे होता है, उसको यहाँ पर 8 भागों में बांटा गया है कि विकास के विभिन्न आयाम दिए हुए, मतलब एक प्रकार से नहीं अनेक प्रकार से विकास हो सकता है, ठीक है। जिसको हम सबसे पहले यहाँ पर शारीरिक विकास में जानेंगे। तो शारीरिक विकास में हम बता सकते हैं कि एक जो बालक रहता है उसका जो शरीर रहता है उसमें किस प्रकार से विकास होता है, जिसकी ऊंचाई रहती है, लंबाई रहती है, या फिर चौड़ाई रहती है, या फिर जो भी मतलब बढ़ना, अभिवृद्धि या जो विकास रहता है उसका जो आंतरिक रूप में होता है वह शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। अब हम मानसिक की बात करें तो मानसिक विकास जो रहता है, तो मानसिक विकास में अगर बात करें हम सबसे पहले तो मानसिक विकास से ही बुद्धि का निर्माण होता है। जैसे कि बुद्धि की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो बालक रहता है, सबसे पहले वह बालक किस प्रकार से उसको कैप्चर करता है, सुनता है, जैसे कि अनुकरण रहती है ना। अगर छोटा बच्चा रहता है तो छोटा बच्चा अगर कोई बड़ा व्यक्ति बात कर रहा है तो वो उस भाषा को कैसे कन्वर्ट करके बोलता है, कैसे अनुकरण करता है, किस प्रकार से बोलता है, वो मानसिक विकास के अंदर आता है। मानसिक विकास में बहुत सारी चीज़ें आती है, ये जो विकास को का एक महत्वपूर्ण रूप हो सकता है। अगर संज्ञानात्मक की बात करें तो एक शिक्षक को संज्ञानात्मक विकास का पता होना चाहिए कि संज्ञानात्मक विकास रहता है, उसमें जो बालक रहता है उस बालक किस प्रकार से उसको अनुग्रहित या अनुकरण करता है, ठीक है। अभी जैसे कि मान लीजिए एक शिक्षक रहता है, वो बालक से किसी प्रकार का प्रश्न करता है, ठीक है, तो वह संज्ञान देता है, उस प्रश्न को समझ सकता है या नहीं समझ सकता है, वो संज्ञानात्मक विकास। इसको हम इस प्रकार से अगर जान सकते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस प्रकार से इसको बता सकते हैं, जैसे कि एक बालक है तो बालक अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ वो अगर अच्छे से समझ पा रहा है या उसको कोई त्रुटि हो रही है या किसी प्रकार की ऐसी कमी महसूस हो रही है तो संज्ञानात्मक विकास में आएगी। अगर भाषा विकास की बात करें या भाषाई विकास की बात करें तो भाषाई विकास रहता है एक बच्चे की जो भाषा रहती है, सबसे पहले अगर बालक आता है तो एक जो उसकी जो भाषा रहती है वो भाषा क्रंदन के बारे में, क्रंदन रहती है, मतलब सबसे पहले वो रोता है तो वही एक भाषा का रूप है। या फिर बलबलाना रहता है, बलबलाना जैसे कि कोई किसी प्रकार का एक वर्ड रहता है उसको बार बार से बोलता रहता है, इस प्रकार से भाषाई विकास रहता है। भाषाई विकास में जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है वैसे वैसे वो सीखता रहता है। और भाषाई विकास में अगर बात करें तो करीब 8, 9 या 12 महीने का जो बच्चा रहता है, यहाँ अगर 9 से 12 महीने के बच्चे की अगर बात करें तो वो 2 से 3 शब्द बोलता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर जो 1.5 साल का बच्चा रहता है वह करीब 12 शब्दों को बोलता है ना, करीब 12 शब्दों को बोलता है 1 से 1.5 साल का बच्चा, है ना। ये भाषा विकास के अंदर की बात चल रही है हमारी। ये आपको पूछ सकते हैं प्रश्न में कि 9 से 12 साल के जो बच्चे रहते हैं वो कितने शब्द बोल सकते हैं शुरुआती तौर पे। 2 से 3 शब्द प्रति शब्द यहाँ पर बोल सकते हैं। या फिर 1 से 1.5 साल के बच्चे की बात करें तो 12, 10 या 12 शब्द बोल सकते हैं। 2 साल का जो बच्चा रहता है वह करीब 200 शब्दों के समथिंग बोल सकता है। और 3 वर्ष के बच्चे की बात करें हम तो 3 साल का बच्चा आता है उसको कम से कम 1000 शब्दों का ज्ञान होने लगता है। इसके अलावा हम अगर आगे बात करें तो करीब 16 साल का जो बच्चा रहता है
वो 16 साल का जो बच्चा रहता है उसको करीब 1 लाख शब्दों का ज्ञान रहता है। तो इस प्रकार से भाषा विकास रहता है। भाषा विकास में इसको थोड़ा अच्छा संक्षेप में एक चैप्टर दिया हुआ है पूरा भाषा कौशल का, उसको हम डिटेल में जानेंगे। अब यहाँ पर सामाजिक विकास की बात करें तो सामाजिक विकास बच्चे की अगर बात करते हैं हम तो एक जो बालक रहता है वो बालक जन्म से अगर लेता है तो उसका जो वातावरण रहता है, ठीक है, अगर मान लीजिए ये बालक है, ये बालक जन्म से लेकर डायरेक्ट वातावरण में आता है। अब वो वातावरण रहता है तो वातावरण में परिवार समाज, इस प्रकार से सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। अब जैसे कि मान लीजिए अच्छा परिवार रहता है, अच्छा समाज रहता है तो बच्चा बहुत कुछ सीखता है और उसको बारी बारी से समय पर बढ़ता जाता है उसका ज्ञान। और अगर किसी प्रकार से परिवार अगर मान लो परिवार अगर अपराधी हो या चोरी करने वाला हो तो जिस प्रकार से बालक छोटे रहते हैं वो उसी प्रकार से अनुकरण के माध्यम से समझ के आधार पर सामाजिक विकास के अंतर्गत सीखते रहते हैं। अब सामूहिक विकास संवेगात्मक विकास की बात करें हम तो संवेगात्मक विकास रहता है वो एक उत्तेजित दशा रहती है, उसके अंतर्गत सबसे पहले अगर बात करें तो जो बालक रहता है वो बालक जन्म में क्रोध जो रहता है, ठीक, क्रोध जो रहता है वो संवेग पहला रहता है उसमें, और क्रोध के कारण ही वह रोना प्रारंभ करता है। और जब वो रोता है तो ऐसे संवेग के कम से कम 14 प्रकार बताए मैक्सवेल ने। संवेग का भी एक चैप्टर है उसको हम आराम से पढ़ लेंगे। हमें मनोगत्यात्मक बताया, मनोगत्यात्मक और क्रियात्मक। मनोगत्यात्मक विकास की बात करें हम तो जो विकास रहता है उसमें मनोगत्यात्मक विकास क्रियात्मक विकास के अंतर्गत मतलब इसके हिसाब से वो रहता है, संबंधित से रहता है। अब मनोगत्यात्मक में एक जो बालक रहता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 3 वर्ष का जो बालक है वह 3 वर्ष का बालक किस प्रकार से चल रहा है, कूद रहा है, दौड़ रहा है, वो क्रिया के आधार पर होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने बात की अभी, जैसे कि 1 साल का जो बच्चा रहता है सबसे पहले, तो 1 साल का बच्चा जैसे कि अगर शुरू से ही बात करते हैं थोड़ी देर के लिए तो सबसे पहले जो बच्चा रहेगा वो बच्चा पहले घिसते घिसते चलता है और घिसने के बाद में वह फिर घुटनों के बल चलता है और घुटने के बाद में वह फिर धीरे धीरे पैरों से चलता है और पैरों के बाद में वह कूदता है, कूदने के बाद में फिर दौड़ता है। इस प्रकार से जो क्रियाएं हो रही है वो मनोगत्यात्मक विकास के अंतर्गत होती है। जो भी क्रियाएं मानसिक होती है हो या शारीरिक होती है, कौन सी भी ऐसी क्रियाएं जो रहती है वो मनोगत्यात्मक विकास के हिसाब से रहती है। अब मनोगत्यात्मक के आधार पर क्रियात्मक विकास रहता है। कोई भी शिक्षक रहता है उनको ये पता होना जरूरी है संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत कि जो बालक रहता है वो बालक कौन सी क्रिया किस प्रकार से कैसे और कब कहाँ पर कर रहा है। अगर बालक अगर अच्छे तरीके से कर रहा है, उसकी क्रिया अगर अच्छी हो रही है तो बालक बहुत आगे तक समझ पाएगा या उसका जो बुद्धि रहेगी। अब आगे हम इसका एक प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं जिसमें 5 प्रश्न दिए हुए हैं, आप इसमें देख सकते हैं। सबसे पहले प्रश्न की बात करें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु दी गई है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु दी गई है। तो पूर्व प्राथमिक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो पूर्व प्राथमिक जो रहता है वह बच्चा प्राथमिक स्तर पर उसके पहले चलता है ना। जैसे कि कोई भी अभी अगर सरकारी स्कूल की बात करें हम तो सरकारी स्कूल में करीब 6 वर्ष से लेकर उसके बाद में जो भी आयु रहती है उस आधार पर प्रवेश होता है और अध्ययनशील रहता है। तो पूर्व प्राथमिक जो रहता है वो आप उसमें आपको उसको इसमें इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए KG1 KG2 या आंगनवाड़ी शिक्षा या फिर पूर्व प्राथमिक शिक्षा। इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु दी है। इसमें से पहला ऑप्शन दिया है 2 से 6 वर्ष और बाकी दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर 6 से 12 वर्ष और तीसरा दिया है 12 से 18 वर्ष और चौथा दिया है 18 से 25 वर्ष। तो मैंने आपको जो समझाया है उस आधार पर यहाँ पर अपने को पहला आंसर यहाँ पर 2 से 6 वर्ष सही लग रहा है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन हम जाने कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं
विकास की किस अवस्था की ओर इंगित होती है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और बाल्यावस्था, है ना। अब यहाँ पर पूर्व बाल्यावस्था और बाल्यावस्था 2 दी हुई है, तो यहाँ पर पूर्व बाल्यावस्था बताया हुआ है, वो यहाँ 6 से करीब 8 साल या 9 साल के बीच में आती है, वो पूरे बाल्यावस्था रहती है। और 9 से 12 साल के बीच में जो रहती है वो बाल्यावस्था सामान्य स्तर पर रहती है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था बताया है, तो जो संवेग रहता है वो संवेग और परिपक्वता किशोरावस्था में संपूर्ण हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो उस आधार पर एक जो बालक रहता है उसमें अहम आता है, वह अहम किशोरावस्था में रहता है। उस समय वह सोचता है कि मैं कौन हूँ। अगर उसकी जो भावनाओं को ठेस पहुँचाते हैं तो वह सोचने लग जाता है कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ और मैं कुछ भी हूँ या नहीं हूँ। इस प्रकार से इसका जो आंसर रहेगा वह पहला सही हो जाएगा, किशोरावस्था। अब अगला हम यहाँ पर देखते हैं कि आपकी कक्षा में एक बालक बड़ों से तू तड़क करके बोलता है ना। प्रश्न समझेंगे हम। आपकी कक्षा में एक क्लास है, उसमें एक बालक जो रहता है वो बड़ों से तू तड़क करके बोलता है। बालक के किस अशिष्ट व्यवहार को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे, है ना। आप एक टीचर है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप काटते सीखें, काटने के बाद में जो आंसर बचेगा वही उसका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। बालक को सबके सामने प्रताड़ित करेंगे, तो आप सबके सामने तो उसको प्रताड़ित कर नहीं सकते हैं क्योंकि उसके सम्मान को ठेस पहुँच सकती है। अब अगला पता है कि बालक के माता पिता से प्रताड़ित करने को कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये भी नहीं कहना है। बालक को समझाएंगे कि अपनों से बड़ों को आप कहा जाता है तथा साथ ही आप भी अपनों से बड़ों से भूलकर भी तू तड़ाक नहीं करेंगे। अगला ऑप्शन दिया है कि आप बालक को आप कहकर संबोधित करने लगेंगे। इसमें से सी वाला आंसर ही थोड़ा सही हो रहा है, क्योंकि अगर बालक को हम अगर अपने खुद का उसको एक एग्जाम्पल देंगे, है ना, उदाहरण देंगे, या फिर आप खुद ही उस बालक को थोड़ा अच्छे से बताएंगे कि इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से कर सकेंगे, तो बालक एक बार सुनेगा और सुनने के बाद उसको समझेगा और समझने के बाद में उसको खुद पर दोहराएगा। इस प्रकार से सी आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि जब किसी किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को कहते हैं। ठीक है, एक बालक है, एक बालक अगर जो किशोर बालक की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, जब किसी किशोर में, है ना, एक किशोर बालक है और उस किशोरावस्था जो रहती है वो 12 से 18 वर्ष रहती है ना। उसमें उसकी बात चल रही है कि किसी वस्तु के बारे में या समस्या या परिस्थिति के बारे में वह निजी स्तर पर वह खुद के हिसाब से निर्णय लेने की क्षमता हो जाती है या ले लेता है, तो परिपक्व होता है, तो वो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आखिरी क्वेश्चन आज का यहाँ पर, कि आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। ठीक है, एक जो बालक, आप एक क्लास है, आप क्लास के शिक्षक हैं और एक जो क्लास में छात्रों की एक रिपोर्ट तैयार करना है आपको 6 महीने में, तो आप इसमें 4 ऑप्शन में से किस को आप महत्वपूर्ण मानेंगे। ठीक है, हर माह उनकी लंबाई मापेंगे, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दिया है कि प्रत्येक माह उनका वजन तोलेंगे। तीसरा है प्रत्येक माह उनके आकार में होने वाले परिवर्तनों की जाँच करेंगे। और चौथा ऑप्शन है प्रत्येक माह उनकी रुचि, आदत, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। आपको इसमें एक ट्रिक ऐसे बता देता हूँ कि जहाँ पर सभी जैसे कि 3 ऑप्शन का सभी एक ही ऑप्शन में आंसर मिलता है तो वह आंसर सही हो जाता है। इस प्रकार से आप उसको पहचान सकते हैं। तो हमने जो तीनों बातें, लंबाई की यहाँ पर मिल रहा है चौथे ऑप्शन में, वजन भी यहाँ पर चौथे ऑप्शन में मिल रहा है और तीसरा ऑप्शन का उत्तर भी यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अब हर माह अगर किसी की रुचियाँ, है ना, उसको क्या क्या पसंद है, या किसी की आदत को, या कोई क्या चाहता है, उसका दृष्टिकोण किस प्रकार का है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका व्यक्तित्व व्यवहार कैसा है ना, उस प्रकार से उसको जांच करेंगे तो उस प्रकार से आप उसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार का हमारा आज का ये था। धन्यवाद।